अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉपिक इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के न्यू सिलेबस का 4th टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना है इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया दुनिया को मेडिसिन में। दो इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको पढ़नी है, एक तो चरका, दूसरा है सुश्रुता। सबसे पहले हम आचार्य चरका के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन किस चीज में है वो हम पढ़ेंगे। जो आचार्य चरका है उसे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड आयुर्वेदा किसे कंसिडर किया जाता है? मे बी नॉट इन दिस एग्जाम बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है इस बारे में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल नॉलेज के लिए भी आप ये चीज याद रख सकते हो, जो चरका है उसे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड आयुर्वेदा कहा जाता है या कंसिडर किया जाता है। जो आयुर्वेदा है वो क्या है? वो कुछ नहीं है, बेसिकली वो है एंशिएंट इंडिया का मेडिसिन सिस्टम, ठीक है, मेडिसिनल सिस्टम। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो आयुर्वेदा है इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पे जरूरी है। जो चरका है उसने इस आयुर्वेदा को डेवलप करा, ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेदा का क्या मतलब है? आयुर्वेदा जो टर्म है वो दो संस्कृत वर्डों से डिराइव हुई है, आयुर एंड वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, एंड वेदा का मतलब होता है साइंस और नॉलेज। तो आयुर्वेदा जो है उसका ये मतलब है कि जिंदगी की नॉलेज होना, जिंदगी के बारे में जानना, या जो जिंदगी के जो सीक्रेट्स हैं तो उनके बारे में जानना। ये जो आयुर्वेदा है इसे पिछले 3000 सालों से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अब अच्छे से हो जाएगा। आपने योगा के बारे में सुना होगा। जो योगा है मतलब मेडिटेशन वगैरह करते हैं ताकि जो एक इंसान है उसके स्पिरिट पे काम करा जाए, इंसान जो है वो एक स्पिरिचुअल इंसान बन जाए। एट द सेम टाइम जो आयुर्वेदा है वो इसी योगा की सिस्टर साइंस है। आई मीन जो योगा है वो किसके ऊपर फोकस करता है? स्पिरिट के ऊपर। बट जो आयुर्वेदा है वो किसके ऊपर फोकस करता है? माइंड एंड बॉडी के ऊपर। क्योंकि ये तीनों ही जो चीजें हैं, चाहे स्पिरिट हो, माइंड हो, बॉडी हो, तो ये एक इंसान के बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इनमें बैलेंस होना चाहिए तो तभी एक इंसान ठीक रह पाएगा, ठीक है। तो जो आयुर्वेदा है वो किसके ऊपर फोकस करता है? बॉडी एंड माइंड के ऊपर, कि बॉडी एंड माइंड जो है वो इंसान का लाइक बैलेंस होना चाहिए, उनमें बैलेंस होना चाहिए इंसान में, ठीक है, तो तभी वो अच्छे से रह पाएगा। एंड जो ये आयुर्वेदा है इसे मदर ऑफ ऑल हीलिंग्स भी कहा जाता है, ठीक है, कि इंसान जो है वो आयुर्वेदा जो है उससे अच्छा बन सकता है। आई मीन आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा बेसिकली आपको ये बोलता है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाओ, आप एक्सरसाइज करो, आपको आपका एक अच्छा डाइट होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत बेटर होगी। आपने एक टर्म सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इंसान जो है बीमारी से पहले उसे प्रिवेंट करना चाहिए। आई मीन जब उसका लाइफस्टाइल सही होगा, जब उसका डाइट सही होगा, जब बाकी चीजें उसकी सही होगी, एक्सरसाइज वगैरह करेगा, प्रॉपर स्लीप लेगा, एंड जो जड़ी बूटियां हैं तो उनका यूज करेगा, तो तब वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है एंड उसकी जिंदगी में बीमारियां नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि इंसान जो है वो कैसे एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। एंड ये जो दो चीजें हैं दैट इज बॉडी एंड माइंड, तो ये बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। तो आयुर्वेदा का यही मतलब है। आई गेस अब आयुर्वेदा में कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। तो अब बात करते हैं वर्क की। जो चरका है उसने कौन सी वर्क लिखी है, ठीक है। जो चरका है ये एक ऐसा फिजिशियन है, फिजिशियन मतलब कि जो कि बीमारियों को ठीक करता है, जिसने कि एडिट करी मेडिकल बुक जिसका नाम है चरका संहिता, ठीक है, जो कि एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है इंडिया का जो एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम है। एंड जो आयुर्वेदा है तो उसकी एक क्लासिकल बुक है जिसका नाम है चरका संहिता, तो उसने उसी बुक को एडिट किया है, ठीक है। ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो जिसमें कि जो आयुर्वेदा है उसके प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे आप एक बीमारी का मुआयना कर सकते हो। आई मीन अगर आपको सिम्टम्स किसी चीज के पता होंगे तो आप ये जान सकते हो कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि डॉक्टर भी यही बोलता है हमें कि आपको क्या लगता है, मतलब क्या फील होता है आपको, क्या क्या चीजें आपको फील होती है, तो तब वो आप मतलब हमें बोलता है कि बीमारी कौन सी है। उसके बाद उस बीमारी का ट्रीटमेंट एंड देन जड़ी बूटियों से जो ट्रीटमेंट है वो करना, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा जो लाइक केमिकल ड्रग्स वगैरह हैं तो उनका यूज करते हैं, बट उस टाइम पे जो जड़ी बूटियां हैं सबसे ज्यादा उन्हीं का यूज करते थे, ठीक है। एंड वो बेटर होता है क्योंकि वो नेचुरल होते हैं।
तो ये है वर्क के बारे में। उसके बाद उसका जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर था वो मैंने बताया, आयुर्वेदा के ऊपर। उसने आयुर्वेदा को डेवलप करा। उसने ये बोला कि जो बॉडी है उसमें बैलेंस बहुत जरूरी है, बॉडी के जो फोर्सेस हैं। तो बेसिकली उसने 3 चीजें हमें बोली जो कि बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो 3 चीजें कौन से हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वो है 3 दोषास, ठीक है। जो 3 दोषास हैं तो उनको बैलेंस बहुत जरूरी है अगर एक बॉडी में स्टेबिलिटी रहेगी। उसके बाद प्रॉपर डाइट होना चाहिए, देन प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो एक इंसान जो है वो बीमार नहीं हो पाएगा। एंड अगर वो बीमार हो भी जाएगा तो जो हर्बल मेडिसिन है उनका यूज करके, जो जड़ी बूटियां हैं उनका यूज करके इंसान ठीक हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ, उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी एंड वो वेलबींग होगा। आई मीन उसको वो तंदुरुस्त फील करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने 3 चीजें बोली आपको, 3 नहीं मतलब 3 दोषास जो है मैंने बोला कि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो चरका है उसने हमें इन 3 दोषास के बारे में बताया। एंड मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी हम कवर करेंगे। जो 3 दोषास हैं तो इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। जो आयुर्वेदा है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो बॉडी है एंड जो माइंड है उसको 3 जो फंडामेंटल एनर्जीज हैं या दोषास हैं उसको गवर्न करते हैं। एक तो है वाता, दूसरा है पिता, तीसरा है कपा। तो ये जो 3 चीजें हैं जो फंडामेंटल एनर्जीज हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा बॉडी एंड माइंड है तो वो चलता है। सबसे पहले क्या है वाता। वाता का मतलब है कि जो हमारे बॉडी है उसमें एयर के एलिमेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से जो बॉडी की जो मूवमेंट है, जो कम्युनिकेशन है तो वो होता है। आई मीन जो न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो मूवमेंट है, ब्लड फ्लो वगैरह, तो वो इसी वाता एलिमेंट की वजह से होता है। एंड ये जो तीनों ही चीजें हैं वता, पिता एंड कपा, ये एक इंसान में होती हैं। अगर एक ज्यादा डोमिनेट होता है तो उसमें क्या चीजें होती है, जैसे सबसे पहले हमने देखा वता। अगर किसी इंसान में जो वता है वो ज्यादा डोमिनेट होगा तो उसमें हम देखते हैं कि वो थोड़ा लाइट होता है, क्रिएटिव होता है एंड वो बहुत जल्दी सोचता है, ठीक है। एंड यहां पे बताया जाता है कि जो वता है अगर वो वाला एलिमेंट किसी के अंदर ज्यादा होगा तो उसे जो हैवी फूड्स हैं, ठीक है, जो ऑयली फूड्स वगैरह हैं तो वो खाने चाहिए, उसकी सेहत ठीक रहेगी। उसके बाद जो पिता है, जो पिता मतलब है कि जो एक बॉडी है उसमें फायर एंड वाटर के एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट है ये डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। इसमें क्या ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो इंसान है वो इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा इंटेंस होता है, आई मीन जल्दी उसे गुस्सा आता है, उसका जो बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा होता है, उसकी जो स्किन है वो ऑयली होती है। एंड यहां पे बताया जाता है कि उसे जो स्पाइसी फूड्स वगैरह है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको वो नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है दैट्स कपा एलिमेंट, जो कि बना है किससे, मतलब आई मीन जो बॉडी है उसमें अर्थ एंड वाटर के एलिमेंट्स हैं, प्रिडोमिनेटली अर्थ के एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे जो ये कपा है तो ये बॉडी को स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर देता है। तो जिस इंसान के अंदर ये जो ट्रेट है कपा जो है, अगर वो ज्यादा होगा, ज्यादा डोमिनेट होगा तो वो काम होगा, ठीक है। एंड मतलब धीरे वो काम करता होगा एंड वो काम होगा, आई मीन उसके अंदर पेशेंस होगा, उसकी स्किन स्मूथ होगी एंड उसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेटर होगा। एंड यहाँ पे बताया जाता है जो कपा है अगर एक इंसान में वो एलिमेंट ज्यादा होगा तो उसे जो फिजिकल एक्टिविटी है तो वो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। एंड एक और चीज की जो ये दोषाज हैं इनके अंदर मतलब इनका बैलेंस होना बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनका बैलेंस होगा तो बॉडी में इलनेस नहीं आएगी। अगर ये जो चीजें हैं, जो दोषाज है, अगर इनमें इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, जो एक बॉडी है या जो इंसान है वो बीमार हो जाएगा। तो ये थे 3 एलिमेंट्स। अगर आपको डिटेल में इन्हें पढ़ना है तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे बोल देना बस, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं इनोवेशंस एंड अचीवमेंट्स। जो चरका है उसने कौन से नए चीजें लाई एंड कौन से अचीवमेंट्स करे, तो उनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स होलिस्टिक हेल्थ। जो वर्ड होलिस्टिक है उसका मतलब होता है ओवरऑल, मतलब ओवरऑल हेल्थ होना। जो आयुर्वेदा है वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर, मतलब कि वो पूरी बॉडी को देखता है, खाली इस चीज को नहीं कि जो डिजीज है वो कहां पे है या उसी पार्ट को नहीं, बल्कि जो पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर जिस्म है, माइंड है, स्पिरिट है, तो इन तीनों चीजों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तभी एक इंसान के अंदर हेल्थ रहेगी, वो सेहतमंद रहेगा एंड वो तंदुरुस्त तभी रह पाएगा जब ये तीनों चीजें आपस में
लाइक इनका बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद एक और उसकी अचीवमेंट क्या है, दैट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसने बोला कि मतलब कैसे हम डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं, कैसे हम बीमारियों का मुआयना कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स जान के, एंड कैसे उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो चारक्का संहिता है, जो मैंने बोला कि इसने इस बुक को एडिट किया, तो इसमें बहुत सारी जो डिजीजेस हैं तो उनके बारे में बताया गया है, एंड उनको कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो तो ये भी बताया गया है। एंड मोर देन 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में उसमें दिया गया है, जानकारी दी गई है कि कैसे आप इनको इनका ट्रीटमेंट करके इंसान की जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हो। तो ये एक और अचीवमेंट थी। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन वही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बीमार होने से पहले ही बीमारियों को अवॉइड करना। वो कैसे इंसान कर सकता है कि जो उसकी 3 चीजें हैं, स्पिरिट, बॉडी एंड माइंड, तो इन तीनों चीजों में बैलेंस करवाना। बैलेंस कैसे करवाएगा, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल होगा उसका, उसका डाइट जो है वो बहुत अच्छा होगा, वो एक्सरसाइज करेगा, वो मेडिटेट करेगा, तो उसकी वजह से वो बीमार नहीं हो पाएगा। एंड अगर वो बीमार हो भी गया तो हर्बल मेडिसिन से ट्रीटमेंट कराना, ठीक है। तो ऐसे वो बीमारियों को अवॉइड कर सकता है। ओके, उसके बाद उसके इम्पैक्ट की बात करें, चारक्का की जो वर्क है, चारक्का संहिता जो उसने एडिट करी, तो वो एक फाउंडेशनल बुक है आयुर्वेदा को डेवलप करने में, ठीक है। उसने एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाया कैसे इंसान की ओवरऑल हेल्थ अच्छी रह सकती है, एंड उसने ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटजीज बताई, तो उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे बीमारी को ठीक करने के, एंड जो न्यू मेथड्स हैं बीमारी को ठीक करने के, तो उनमें हमें असर देखने को मिलता है। स्पेशली जो इंडिया है एंड इंडिया के बियॉन्ड भी जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, तो उनमें हमें चारक्का जो है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही जो चारक्का है वो यहां पे खत्म होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सुश्रुता के बारे में। सुश्रुता, तो अभी हमें सुश्रुता के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सुश्रुता जो है उसे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, स्पेशली जो प्लास्टिक सर्जरी है तो उसे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। जो ऑप्थेल्मोलॉजी है वो क्या है कि जो आइज में बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट करना, उनका डायग्नोसिस करना, तो उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। तो इसे यही फादर ऑफ इंडियन सर्जरी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी कंसिडर किया जाता है। जो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी करना है, स्पेशली जो मैंने बोला प्लास्टिक सर्जरी में इसका हम मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जो सुश्रुता है उसे कंसिडर किया जाता है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी को ऑरिजिनेट किया, ठीक है। मतलब इसी ने ही वे बताए कि कैसे आप प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो। इवन आज भी जो उसने रीनोप्लास्टी बताया, आई मीन रीनोप्लास्टी का मतलब होता है जो कि नोज पे प्लास्टिक सर्जरी करी जाए, जो उसने बताई 600 BC में, तो उसे इंडियन वर्जन ऑफ रीनोप्लास्टी करार दिया जाता है, ठीक है। जो उसने उस टाइम पे 600 BC में बताया था कि कैसे आप नोज पे सर्जरी कर सकते हो या जो रीनोप्लास्टी है वो कर सकते हो। उसके जो कंट्रीब्यूशंस हैं सर्जरी में तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है पूरी दुनिया में तो उसमें हम उसका इन्फ्लुएंस देखते हैं, उसका असर देखते हैं, एंड जिसकी वजह से जो मतलब अर्ली एडवांसमेंट्स हैं, मतलब कि आज जितनी एडवांसमेंट हम सर्जरी में देखते हैं पुराने टाइम में इतनी तो नहीं थी, बट हाँ उस टाइम पे जो सुश्रुता है उसने एक मेजर रोल प्ले किया इस सर्जिकल साइंस को डेवलप करने में, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। उसके बाद उसके वर्क्स की बात करें, उसने बुक लिखी है सुश्रुता संहिता, जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे आप सर्जरी कर सकते हो, जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं उसके बारे में बताया गया है, एंड जो सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए तो उनके बारे में बताया गया है, एंड कैसे आप बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें किस बुक में देखने को मिलती है, सुश्रुता संहिता में, जो कि सुश्रुता ने लिखी है। उसके बाद इनोवेशंस एंड अचीवमेंट्स, तो क्या इसके इनोवेशंस हैं, क्या इसने नई चीजें लाई एंड कौन से अचीवमेंट्स इसने करे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं सर्जिकल टेक्निक्स, जो सर्जरी के जो टेक्निक्स हैं कैसे आप सर्जरी कर सकते हो तो उसके बारे में इसने बताया। सुश्रुता जो है उसने वेरियस जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, आई मीन सर्जरी करने के जो वेज हैं तो वो उसने बताया, इंक्लूडिंग जो रीनोप्लास्टी है जो कि नोज पे सर्जरी करी जाती है, एंड कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट मतलब होता है कि जो कि जाल जैसा होता है आंखों में तो उसको निकालना, तो वो भी उसने बताया। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के मतलब कैसे आप बॉडी में जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको कैसे बाहर निकाल सकते हो सर्जरी के थ्रू। एक और अचीवमेंट एंड इनोवेशन देखते हैं उसकी, दैट इज इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसने बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बोला कि कैसे
कौन से टूल्स का आपको यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से आप सर्जरी कर सकते हो। एंड उनमें से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आज के मॉडर्न टूल से रिजेंबल करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। एक और जो अचीवमेंट है दैट इज इन एनेस्थीसिया एंड स्टरलाइजेशन। जो एनेस्थीसिया है, आई मीन जो जब सर्जरी वगैरह करनी होती है तो उस बॉडी पार्ट पे इंजेक्शन किया जाता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए वो पार्ट, आई मीन उसमें जान ना रहे, ठीक है। एंड स्टरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखो उस टाइम पे इतने ज़्यादा टूल्स तो नहीं होते थे, आई मीन कुछ ही टूल्स होते थे, तो फिर अगर उन्होंने सर्जरी करी किसी बॉडी पार्ट पे तो ऑब्वियसली उस इंस्ट्रूमेंट पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते, तो फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका प्रोसेस भी इसने बताया, ठीक है। जो सुश्रुता है उसने जो कॉटन है उसको वाइन में सोक किया, आई मीन उसको वाइन में डाला एंड उसने उसे यूज किया एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया, आई मीन कि कैसे एक बॉडी पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए बेजान बना सकते हो। एंड उसने ये भी बताया कि कैसे आप जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको क्लीन कर सकते हो, तो वो उसके वेज भी उसने बताए। उसके बाद इम्पैक्ट, सुश्रुता ने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, या इन शॉर्ट जो मेडिसिन है, जो सर्जरी है उसके ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, तो वो हम देखेंगे। जो सुश्रुता ने टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज बताए तो वो फाउंडेशनल वर्क थे कि कैसे मॉडर्न वे से सर्जरी करी जा सकती है, आई मीन जो मॉडर्न वे से आज सर्जरी करी जाती है तो उसका जो अर्ली फॉर्म है तो वो हम देखते हैं कि वो सुश्रुता ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उसके बाद उसने जो एनाटॉमिकल नॉलेज बताई, एनाटॉमिकल नॉलेज की जो बॉडी है वो कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसके फंक्शंस हैं, तो वो होता है एनाटॉमिकल नॉलेज, ठीक है। तो उसने बताया कि कैसे जो बॉडी है तो वो काम करती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, काम कैसे करती है, तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन उसने दिया उस टाइम पे, ठीक है। मतलब 600 BC में उसने ये बताया बॉडीज जो है वो कैसे काम करती है, क्या चीज़ें होती हैं, आई मीन सारी चीज़ें भी नहीं बोली बट हाँ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बोली। एंड उसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका अचीवमेंट है या कंट्रीब्यूशन है वो है इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। तो वो हमने देखा कि इसने बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं सर्जरी करने के तो वो बताए, जिसकी वजह से जो बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न मेडिसिन है तो उसके ऊपर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही जो इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इन मेडिसिन है उसमें हमने सुश्रुता एंड चरक का देखा, तो वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।